हेलो गाइस। वेलकम बैक टू पॉलिटी प्रवाह। और करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज दिख ही रही है कि भाई गोल्ड प्राइसेस आर फॉलिंग डिस्पाइट वॉर। तो देखो दोस्तों, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है आप सबसे कि यार जब वॉर होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, दुनिया में अनसर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो गोल्ड प्राइसेस को फिर उस हिसाब से बढ़ना चाहिए कि गिरना चाहिए, ये इस समय पे एक बहुत ट्रेंडी जो है आपका इवेंट चल रहा है देश में आपके, है ना। और देश में नहीं, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों के अंदर ये बड़ा प्रोमिनेंटली डिस्कोर्स डिस्कस किया जा रहा है। तो आप में से 90% लोग ये सोचेंगे कि यार बढ़ना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो है वो अपने आप में एक सेफ हेवन है। भाई जब दुनिया डरती है तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदना चालू कर देते हैं। लेकिन 2026 के इस पैराडॉक्स में ये हुआ है कि जो आपकी वॉर हुई ना, उसके बावजूद आपके गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और मोस्टली मैं कह रहा हूँ गिरने लग गए हैं ये लोग चीज, ये जो गोल्ड के प्राइसेस हैं आपके। तो अब सवाल ये है लोगों से कि यार जब गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस खत्म हो गया क्या। भाई लोग पूछ रहे हैं यानी जो गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस हमने दिया है क्या, ये खत्म हो गया क्या, या फिर हम गोल्ड को एक गलत फॉर्मूले से समझ रहे थे। तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके घर में जो गोल्ड का जो है खरीदना, इसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है या ट्रेडिशन माना जाता है, या फिर आप इसको एक इमरजेंसी की सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। तो फॉर्मली आप सबको स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड डिस्कशन। ये एक हमारा इंट्रोडक्टरी आप लोगों के लिए एक थॉट कंटेंट था कि जो आप सोच पाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबका स्वागत है पॉलिटी प्रवाह पे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को एक न्यूज की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इसको एक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, इन सब का एक अमलगमेशन करके और फिर इसको चीजों को समझेंगे। अंडरस्टूड। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गोल्ड है ना इंडिया में, इसका एक इमोशनल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर से इसको हम देखेंगे। गोल्ड को हम लोग देखेंगे किससे, इमोशनल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर। ये इन तीन चीजों से हम इसको देखने वाले हैं। देखो इंडिया में ना, गोल्ड जो है वो कोई मेटल नहीं है कि भाई इसको सिर्फ आपने माना कि यार इट इज अ पीस ऑफ मेटल, नहीं। गोल्ड अपने आप में एक इमोशन है। भाई जैसे हमारे यहाँ पे शादी होती है तो शादी में गोल्ड दिया जाता है, या दिवाली पे जैसे धनतेरस में हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, या फिर आपकी मम्मी की तिजोरी में गोल्ड पड़ा है। तो रूरल हाउस होल्ड के लिए तो ना ये इमरजेंसी का इंश्योरेंस है, और जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में ये कोई इमोशन नहीं है, ये एक एसेट क्लास है। और देखो एसेट क्लास की जो प्राइस इमोशंस है ना, भाई जो प्राइस है वो इमोशन से नहीं होती है, वो छह चीजों से डिसाइड करी जाती है। एसेट के अंदर जो एसेट क्लास है, उसकी प्राइस को आप इस भाव से नहीं देखते हो कि यार इसको जरूरत है तो थोड़ा कम कर देता हूँ, या ये बेचारा अभी क्राइसिस में है तो चलो कोई नहीं। ये यहाँ पे छह चीजों से मूव करती है। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं, और अगर मैं इसके क्लास एसेट की बात करूं कि भाई इसकी किस तरीके से आप डिसाइड करोगे, तो पहला तो आएगा सर यूएस डॉलर का इंडेक्स। भाई उस पे क्या चल रहा है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे यूएस की इंटरेस्ट रेट्स को, एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स को। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अभी रियल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, उस इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि भाई वो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, क्या है। उसके बाद में आप देखोगे कि भाई जियो पॉलिटिकली अभी क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। और उसके बाद में आप देखोगे कि जो आपकी सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक और जो आपके ईटीएफ्स हैं, उनकी डिमांड क्या है। ये सारी चीजों को आप एक्यूमुलेट करते हो और फिर उसके बाद में आप डिसाइड करते हो। तो यहीं से हमारी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है
कि यार गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है, लेकिन गोल्ड का कॉम्पिटिटर जो है ना वो भी अपने आप में एक सेफ हेवन है, और वो है यूएस डॉलर। देखिए गोल्ड का जो दूसरा कॉम्पिटिटर है बिसाइड्स यूएस डॉलर, वो है यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि गोल्ड के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन है, तो गोल्ड के कॉम्पिटिटर्स में सबसे पहले तो आपके आता है सर यूएस डॉलर, और उसके साथ साथ आपके आता है सर यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड। अंडरस्टूड। देखो गोल्ड जो है वो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है, कोई कूपन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यूएस बॉन्ड है, अगर वो 5% की ईल्ड आपको दे रहा है ना, तो एक फंड मैनेजर क्या सोचेगा, यार मैं जीरो ईल्ड में जो है ना गोल्ड को होल्ड करके रखूंगा, और एक तरफ मैं उसको 5% वाले ईल्ड बॉन्ड में होल्ड करके रखूं। और इसी को आपके इकोनॉमिक्स में कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गुड। क्या बोलते हो आप इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड। भाई आप उसको 0% ईल्ड के साथ अपने पास पटक के रख रहे हो, या फिर आप 5% ईल्ड ग्रोथ ले रहे हो, है ना, बॉन्ड ईल्ड आप ले रहे हो। तो ये एक फंड मैनेजर का काम होता है। अब हम लोग कई बार सोचते होंगे कि यार S&P ग्लोबल में ये व्यक्ति फंड मैनेजर है, या इस फलानी कंपनी में ये गोल्ड मैनेजर है, तो भाई इसको इतना पैसा क्यों दे रही है वो गोल्डमैन सैक्स, S&P वगैरह? इसका काम ही यही है ना यार। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं सर इंडिया में गोल्ड प्राइसेस जो है ना, उनका एक बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जो हम समझेंगे कि गोल्ड प्राइसेस को आप डिसाइड करते कैसे। कोई बहुत हम इसको जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कि बहुत ऐसे हम इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले लगा के और उसको वो करेंगे। देखो जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस है आपकी, उसको जो डिसाइड करने का फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है। उसको सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस है वो है क्या अभी। और जो इंटरनेशनल गोल्ड गोल्ड प्राइस आप देखते हो, वो देखते हो सर यूएस डॉलर में, कि यूएस डॉलर में वो अभी कितनी है। उसको आप मल्टीप्लाई करते हो यूएस डॉलर और इंडियन नेशनल रुपी, जो INR आपका है, रुपी जो है, उसकी एक्सचेंज रेट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, और उसके अंदर आप ऐड कर देते हो सर इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप उसमें ऐड कर दोगे, और उसके साथ साथ आप उसमें ऐड करोगे सर GST, एंड उसके बाद में आप करोगे सर ऐड लोकल प्रीमियम। लोकल प्रीमियम ये है फॉर्मूला। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इसी सेम चीज को। भाई मान लीजिए गोल्ड जो आपकी ग्लोबल प्राइस है गोल्ड की, वो है $4,000। कितनी है? $4,000 पर आउंस। ठीक है। अब जो एक ट्रॉय आउंस होता है, 1 ट्रॉय आउंस होता है, वो होता है सर 31.1 ग्राम। हम लोग ग्राम से सोना खरीदते हैं, 1 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, सॉर्ट ऑफ। तो 10 ग्राम के डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी? भाई मुझे लेना है कितना? 10 ग्राम का डॉलर। भाई एक ट्रे ऑन्स मतलब है 31 ग्राम, मतलब मोटा मोटी 30 ग्राम मान लो इसको, है ना। तो अब मान लीजिए मुझे निकालनी है सर 10 ग्राम की प्राइस। तो अब ये 10 ग्राम की प्राइस में कैसे निकालूंगा सर? ये मैं सबसे पहले से निकालूंगा, ये था मेरे पास $4,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा सर 31.1 ग्राम से। भाई 4,000 तो मेरे पूरे उस गोल्ड के बड़े ईट की प्राइस है ना, उसमें से मुझे कितना चाहिए था? 10 ग्राम। तो मैं किस हिसाब से निकालूंगा? मैं उसका एक हिस्सा निकालूंगा, लेकिन वो एक हिस्सा भी कितना हो रहा है ना। तो 31.1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद में इसको मैं सर मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो मुझे 10 ग्राम चाहिए, ये 1 ग्राम की प्राइस आएगी, मुझे चाहिए 10 ग्राम। तो अब मेरे पास मान लीजिए प्राइस आ जाती है अप्रोक्सीमेटली डॉलर्स में 1286 पर 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम की कीमत कितनी है? $1,286। अब इसको क्या करोगे? आप रुपये में कन्वर्ट करोगे, डॉलर में तो आप खरीद ही नहीं सकते हो। तो अब मान लीजिए आज की तारीख में डॉलर की रेट है सर 95 रुपीज।
कितनी है 95 रुपीज। तो अब आप इस 1286 को मल्टीप्लाई करोगे 95 से, तो योर प्राइस विल कम्स टू 1,22,170 पर 10 ग्राम। 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी आ गई? 1,22,000। अब इसमें सर आप इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करोगे, जीएसटी ऐड करोगे, मेकिंग चार्ज ऐड करोगे, उसके बाद में लोकल प्रीमियम को ऐड करोगे। मतलब इंडिया में जो गोल्ड है ना, वो सिर्फ ग्लोबल गोल्ड प्राइस से नहीं, बल्कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट से भी मूव करेगा। भाई ये अगर कम ज्यादा हो रहा है तो भी फ्लक्चुएशन आ रही है, ये कम ज्यादा हो रहा है तो भी फ्लक्चुएशन आ रही है, और उसके साथ आप जीएसटी जोड़ोगे, मेकिंग चार्ज जोड़ोगे, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ोगे। इंपोर्ट ड्यूटी भी तो आप कम ज्यादा करते हो, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए जो आपके ये गोल्ड प्राइसेस हैं, ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, तो वो कभी तो स्टेबल हो जाएगी, है ना, लेकिन इंडिया में ना गोल्ड महंगा हो जाएगा। रीजन बीइंग कि रूपी वीक हो जा रहा है। भाई उधर आपके गोल्ड प्राइसेस स्टेबल हुई थी, तो जितनी वो स्टेबल हुई उतनी देर आपके वो आकर के रूपी जो वीक है, रूपी वीक हो गया, तो वो उस चीज को फिर वो बैलेंस नहीं कर पाता, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता। अंडरस्टूड? अब एक देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, एक चेन के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखो एक लॉजिक दिया जाता था कि वॉर हुई, मतलब फियर जनरेट हो गया। फियर जनरेट हुआ तो क्या होगा? जो इन्वेस्टर होगा ना, वो गोल्ड को बाई कर लेगा। इन्वेस्टर विल बाय गोल्ड, सोना खरीदेगा साथ। अच्छा, अब अगर इन्वेस्टर गोल्ड ज्यादा खरीद रहा है तो मतलब गोल्ड की प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक लॉजिक है, क्या है ये? ओल्ड लॉजिक है आपका, है ना। लेकिन देखो अब क्या हो रहा है। भाई अभी आपने देखा है वॉर के बावजूद आपका गोल्ड गिरा है। तो अब ये जो नया लॉजिक आपका आया ना सर, 2026 वाला, इसमें क्या हुआ? देखो आप, वॉर हुई, वॉर होते ही साहब सबसे पहले तो आपके ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गई, वो राइज कर गए। अब अगर ऑयल प्राइस बढ़े तो आपके डर ये हो गया यार इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि सब सामानों का रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इन्फ्लेशन का फियर हुआ तो आपने क्या किया? ये एक आपकी टर्म होती है सर, फेड हॉकिश। ये फेडरल रिजर्व से उससे वो होती है। अब फेड हॉकिश होने से क्या होता है सर? यूएस की जो यील्ड है ना, वो बढ़ जाएगी। अब यूएस का यील्ड बढ़ रहा है, यूएस बॉन्ड बढ़ रही है, इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, और डॉलर बढ़ गया तो अभी हमने क्या देखा था कि डॉलर क्या है? आपके गोल्ड का कॉम्पिटिटर है। तो अब अगर वो 5% ईल्ड आपको डॉलर दे रहा है ना, तो आप अपना गोल्ड को बेच दोगे और डॉलर में पैसा लगा दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए ना, आपको ईल्ड चाहिए। तो आप क्या करोगे? भाई डॉलर स्ट्रांग हुआ तो ऑटोमेटिक सी बात है, गोल्ड क्या हो जाएगा? वो डाउन हो जाएगा। यानी वॉर जो है ना, वो दो तरीके से काम कर सकता है। भाई अगर मान लीजिए वो सिर्फ वॉर जो है वो फियर क्रिएट कर रहा है, तो गोल्ड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वॉर जो है आपकी वो ऑयल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दे, या फिर सेंट्रल बैंक्स को रेट हाइक करने के लिए फोर्स कर दे कि भाई आपका रेपो रेट 5% था, और 5 बेसिस पॉइंट था, सॉरी जो भी 5% है, उसको आपने बढ़ा के 5.25% कर दिया रेपो रेट को, तो फिर क्या होगा? आपका गोल्ड गिरेगा। तो जो गोल्ड है उसको समझने का रियल मंत्र क्या है? वो है कि गोल्ड लव्स फियर। क्या है? जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट इट फॉर यू। गोल्ड लव्स फियर। गोल्ड को क्या पसंद है? जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे गोल्ड को फियर पसंद है। बट इट हेट्स हाई रियल यील्ड्स। अगर यील्ड बढ़ गई बॉन्ड की तो फिर वो उसको पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? अब जो आपकी रियल यील्ड है, इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो क्या होती है? देखो, देखो रियल यील्ड का मतलब होता है नॉमिनल बॉन्ड यील्ड माइनस इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन। जस्ट अ सेकेंड। तो अब देखो गाइस, हमने देखा कि जो रियल यील्ड है उसका फॉर्मूला हमने देखा कि ये क्या होती है। इट इज नॉर्मल जो बॉन्ड यील्ड है वो, और माइनस आपकी जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस है वो, यार इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है। भाई देखो अगर क्या होता है कि जब रियल यील्ड आपकी नेगेटिव होती है ना, भाई ये रियल यील्ड है,
अगर ये मान लीजिए आपकी नेगेटिव है, तो आपको गोल्ड लगेगा अट्रैक्टिव कि हाँ यार गोल्ड में चले जाओ, पैसा ठीक है। लेकिन जब रियल जो आपकी ये यील्ड है, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी, भाई यहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिलने लग गया है, भाई या तो ये पॉजिटिव है, हाई है, तो फिर क्या करोगे कि गोल्ड आपको नॉन अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा, आपका अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ना रियूटर्स की, ये एक आपको ध्यान होगा सबको कि न्यूज़पेपर एजेंसी है रियूटर्स, ये आपका मीडिया ग्रुप है रियूटर्स का। तो जो रीसेंट आपकी रियूटर्स की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि जो जून 2026 है, उसके अंदर जो गोल्ड ईटीएफ है ना, उनके अंदर इन द मंथ ऑफ मई 16 मीट्रिक टन जो है नेट आउटफ्लो हुआ है। और जून के फर्स्ट हाफ में भी जो आउटफ्लोज थे वो कंटिन्यू थे। रीजन बीइंग कि जो इन्वेस्टर्स है ना, जो आपकी फेड टाइटनिंग हो रही है, जो फेडरल रिजर्व है यूएस के, उसकी जो वो अपने जो रिजर्व को वो टाइट कर रही है, या फिर जो वो टाइट मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी को जो वो फॉलो कर रही है, या फिर जो हाइयर रेट्स के जो फियर है, उस वजह से गोल्ड जो है ना, लोग बाग गोल्ड के ईटीएफ से बाहर निकल रहे हैं। मतलब गोल्ड उनको नॉन अट्रैक्टिव लग रहा है। तो देखो गोल्ड आपका सेफ हेवन है, नो डाउट, लेकिन अनकंडीशनल सेफ हेवन नहीं है। भाई जो गोल्ड का सेफ हेवन स्टेटस है, वो तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आपके फियर के साथ साथ गोल्ड भी, सॉरी डॉलर डॉलर जो है वो भी वीक हो, रेट्स आपके लो हो, फेडरल रिजर्व के रेट्स लो होते जाएं, और जो लिक्विडिटी है वो नॉर्मल चले, लिक्विडिटी के अंदर भी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा था टेक्निकल पार्ट इकोनॉमिक्स का। अब आते हैं सर हमारे सब्जेक्ट पे, जो आईआर का रोल है उस पे हम देखते हैं कि आईआर का इसमें क्या रोल प्ले होता है। तो देखो दुनिया में क्या है ना कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो डॉलर में कोट होती है आपके, भाई आप कहीं चले जाओ, इट डजेंट मैटर आप वर्ल्ड के किस हिस्से में खड़े हैं, डॉलर से आपकी प्राइस कोट होगी। रीजन बीइंग कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो डॉलर था वो डोमिनेंट करेंसी बन गया। भाई 1944 का जो आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम था, उस ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर डॉलर जो था, उस डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया था। वो तो 1971 में जब आपका निक्सन शॉक आता है, 1971 में जब आपका निक्सन शॉक आया था, इस निक्सन शॉक पे भी हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तो जो निक्सन शॉक आया था, तो उस निक्सन शॉक के बाद जो आपकी डॉलर गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी थी उसको आपने खत्म कर दिया था। पहले क्या हो रहा था, डॉलर ले लो गोल्ड ले जाओ, गोल्ड ले जाओ डॉलर, गोल्ड ले जाओ डॉलर ले जाओ, सॉर्ट ऑफ सिस्टम चल रहा था, वो आपने खत्म कर दिया था। लेकिन जो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस थी ना, वो कभी खत्म नहीं हुई है। और इसीलिए आज भी जो गोल्ड है वो आपका डॉलर में ही ट्रेड होता है। ऑफिशियली आपने बंद कर दिया, पहले ये था कि अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है, डॉलर पड़ा है, वो आपको गोल्ड देगा डॉलर लेगा। अब वो चीज उन्होंने खत्म कर दी, अब वो कोई बाइंडिंग नहीं है, उसकी मर्जी है, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, सॉर्ट ऑफ। लेकिन आज भी आपके ट्रेड हो रही है ना, बाइंडिंग कुछ नहीं है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, बट स्टिल आपके ट्रेड हो रहा है। रीजन भी डोमिनेंट करेंसी है। ठीक है, अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है जो हम सबको समझना पड़ेगा, वो है सर एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। देखो अमेरिका जो है ना, वो अपनी करेंसी के अंदर क्या करता है ना, ग्लोबल डेट इश्यूज करता है। लेकिन जो दुनिया है वो क्या करती है, वो उसके बॉन्ड्स खरीदती है उस वजह से। और क्राइसिस में भी क्या होता है ना कि लोग फिर से वो डॉलर की तरफ ही भागते हैं। इसको बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। ये आपके पास एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज है कि भाई आप अपनी करेंसी के अंदर डेट इशू कर रहे हो। भाई जैसे आपने किसी को डेट दिया, तो आपने अपनी करेंसी के अंदर दिया, ठीक है, दुनिया आपके बॉन्ड्स खरीद रही है, भाई वो यूएस डॉलर में खरीदेगी वो भी। और जब क्राइसिस आएगा तो भी लोग डॉलर ही खरीदेंगे जाकर के। अल्टीमेटली बेचो खरीदो, आपको डील डॉलर में करनी है। सो इट इज अ प्रिविलेज विथ यू। तो इसको हम नाम लेते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, जो किसके साथ है, यूएस के पास है, अमेरिका के पास है। तो इसीलिए आप देखो जब ग्लोबल क्राइसिस होगा, तो गोल्ड और डॉलर दोनों सेफ हेवन बनने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करता है फियर है कि नहीं, क्या सिस्टम है, बट वो अगर कुछ चलेगा तो वो चलेगा डॉलर या गोल्ड। गोल्ड भी डॉलर ट्रेड करोगे तो डॉलर में करोगे, वो यूएस का है। गोल्ड भी अगर आपको ट्रेड करना है तो डॉलर में करना है आपको, सॉर्ट ऑफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाई ये तो रह गया केस कि भाई दोनों कोशिश करेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि जो डॉलर होता है वो गोल्ड को बीट कर जाता है। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है, तो जो नॉन डॉलर कंट्रीज के लिए आपके जो गोल्ड है
वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। रीजन बीइंग डिमांड सॉफ्ट हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो अगर आप ये सोचो कि यार अगर इंडिया जो है वो गोल्ड को उसको इंपोर्ट करना है, भाई गोल्ड मंगाना है उसको, तो पेमेंट कहां से करेगा वो? मोस्टली डॉलर में ही करेगा। तो अब जो गोल्ड इंपोर्ट का प्रेशर है वो किस पे आ गया? वो रुपी पे भी आ गया आपके। भाई आप रुपी कन्वर्ट कराओगे डॉलर में तो रुपी डॉलर कन्वर्टेबिलिटी तो होगी आपकी। अंडरस्टूड? देखो इंडिया जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। वी आर दी वन ऑफ द टॉप नॉच गोल्ड कंज्यूमर्स, वन ऑफ दी। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा गोल्ड का मेजर प्रोडक्शन है ना वो मतलब हमारा इंपोर्टेड है, हम प्रोडक्शन खुद नहीं करते हैं। हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ गोल्ड है वो है इंपोर्ट का। और अब इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो यहां से हमें चार पांच चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी हमारे दिमाग में। भाई इंडिया इज द, आप ये कह सकते हो कि इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है गोल्ड का। भाई हम प्रोडक्शन तो कर ही नहीं रहे, तो जो हमारा मेजर शेयर है वो है इंपोर्ट का, ना कि प्रोडक्शन का। तो वी आर दी नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ हमें पांच चीज समझनी पड़ेगी। पहला हमें समझना पड़ेगा कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट को। भाई करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? देखो करंट अकाउंट डेफिसिट ये है कि भाई देश दुनिया से एक देश है वो दुनिया से ज्यादा माल खरीद रहा है। भाई देश जो है वो दुनिया से ज्यादा खरीद रहा है और कमा कम रहा है। जैसे गोल्ड इंपोर्ट क्या है? एक नॉन असेंशियल इंपोर्ट माना जाता है। भाई देखो ये ऑयल है, टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिव इनपुट की तरह इकोनॉमी को इमीडिएट प्रोडक्टिव कैपेसिटी देते हैं। बट गोल्ड वो चीज नहीं देता है। भाई गोल्ड आपने खरीदा, खरीद के आपने अपने घर पे रख दिया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते। किसी शादी फंक्शन में आप पहन के चले गए गोल्ड को, वो भी आजकल बहुत कम हो गया है। बट बाकी आदमी किस लिए खरीदता है? वो खरीदेगा उसको लॉकर में बंद कर देगा, इसलिए गोल्ड खरीदता है। बट ऑयल हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वो आपके इकोनॉमी के अंदर तुरंत प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। तो जो सीएडी पे जो इम्पैक्ट है आपका, वो कमा के नहीं दे रहा है। भाई गोल्ड आप लेकर के आए, घर में खरीद के लाए, ये आपने एक लॉकर में बंद करके रख दिया, बाहर से मंगाया आपने लॉकर में बंद कर दिया। भाई आपकी इकोनॉमी में उसका क्या प्रभाव है? कुछ नहीं है, सिवाय कैड बढ़ा रहा है वो आपका। आप दुनिया को सिर्फ पेमेंट कर रहे हो, उसके एवज में आप कुछ नहीं ले रहे हो। नील बटा सन्नाटा टाइप है। तो कैड पे भी आपके वो बढ़ा रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो अब करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा आपका? कि भाई आपने कमाया तो कम और खरीदा ज्यादा। तो मतलब आप अभी ब्याज में हो, आप माइनस में चल रहे हो। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करूं, 25-26 की, तो इसमें जो इंडिया का सीएडी है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो है सर 25.2 बिलियन डॉलर, यानी आपकी जीडीपी का 0.6%। अंडरस्टूड? जबकि अगर मैं बात करूं आपसे इस पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q4 की, तो जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है ना आपके, और जो रेमिनेंस, ये आपके रेमिटेंसेस का सपोर्ट है, ये अकेला सर 7.1 बिलियन डॉलर है। मतलब करंट अकाउंट सरप्लस में था आपका। बट अगर मैं मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी बात करूं, तो वो काफी हाई था। तो जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि जो एनर्जी इंपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज हैं आपके, इस चीज की वजह से आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर बढ़ सकता है। भाई आपका जो कैड है इट वाज 0.6% ऑफ योर जीडीपी, विच इज रफली अराउंड 25.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली Q4 की बात करूं, पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी Q4 की, तो Q4 के अंदर जो आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी दुनिया को, और उसके साथ साथ जो रेमिटेंसेज आपके आए हैं, भाई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप कमा रहे हो, भाई आप चीज बेच रहे हो, रेमिटेंस भी आपके घर में आ रहे हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू काउंट करी गई ना सर, वो अकेला आपका 7.1 बिलियन डॉलर पे खड़ा था सर एक क्वार्टर में। मतलब सरप्लस मामला चल रहा था। बट जो आपकी ये मर्चेंडाइज वाली ट्रेड है ना सर, भाई जो आपके एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं, भाई आप ऑयल मंगा रहे हो, आप गैस मंगा रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं, उसके अलावा फिर आपका इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज है, तो इनसे उन्होंने कहा कि यार ये इतना ज्यादा हो रहा है कि आपकी कैड पे प्रेशर पड़ेगा, वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा फिर ये। अंडरस्टूड?
दूसरा सर आपको देखना पड़ेगा सर रुपये पे प्रेशर। अब ये कैसे है देखो, भाई आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है। अब गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, भाई डॉलर चाहिए, डॉलर से ही तो खरीदोगे। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, रुपये पे प्रेशर आ गया। भाई रुपये डाउन ही जाएगा, अगर डॉलर बढ़ेगा तो रुपया कम, मतलब उसकी वो कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस पर्टिकुलर मई जून 2026 की, तो जो रुपये का है ना, जो रिकॉर्डेड लो है रुपये का, तो वो काफी क्लोज थे। भाई अगर अगर अकॉर्डिंग टू यूटर्स में आपसे बात करूं, तो अप्रैल 2026 में आरबीआई ने आपके नेट 8.4 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स मार्केट में सेल किया है। और जो रुपी था वो आपका गया है सर 96.96 पर डॉलर रिकॉर्ड लो तक। मतलब $1 96.96 रुपया तक जाकर गया है सर। मतलब $1 खरीदने के लिए आपने मोटा मोटी 97 रुपए पे किए, 97 रुपीज पे। अब इसका कारण ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल यील्ड, और उसके बाद में ये यूएस ईरान का वॉर, इसका प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ रहा है, बट डिमांड तो आपकी उतनी है, बट जो सामने से माल आ रहा है वो उतना नहीं है। तो अब कम सामान है, चीज की डिमांड ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब ज्यादा पैसा किस में पे करोगे, डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उनके भाव बढ़ गए। तो अब पहले आप $1 95 में खरीद रहे थे, 94 में खरीद रहे थे, अब आप 97 रुपए तक जाके खरीद रहे हो। और आपके लिए जरूरी है वो, एसेंशियल इंपोर्ट कमोडिटीज है वो, आपकी खरीदना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड। और तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा सर फॉरेक्स का, जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स है। भाई इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, ये इसको आप ये मान सकते हो कि हमारा एक्सटर्नल शॉक एब्जॉर्बर है ये। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है हमारे, ये एक्सटर्नल शॉक एब्जॉर्बर्स है। भाई हमारे पे जो शॉक पड़ता है ना आकर के कंट्री पे बाहर की चीजों का, उसको कौन मैनेज कर लेता है, ये फॉरेक्स रिजर्व कर लेते हैं। भाई जब गोल्ड इंपोर्ट हो गया या ऑयल इंपोर्ट हो गया, ये दोनों चीजें जब बढ़ती है तो क्या होता है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है। भाई ज्यादा डॉलर पेमेंट करोगे, अब ज्यादा डॉलर का पेमेंट कैसे करोगे, रुपया से ट्रेड करके करोगे। तो अब जून 2026 में आपके आरबीआई ने बड़ा क्लियरली बोला कि यार उसने, भाई आपकी न्यूज चली थी, आप सबको ध्यान हो कि भाई गोल्ड बेच दिया, गोल्ड बेच दिया। तो आरबीआई ने आगे क्लेरिफाई किया कि भाई हमने कोई गोल्ड नहीं बेचा है। हमारा फिजिकल गोल्ड स्टॉक जो है वो 880.52 है, एंड दैट इज अनचेंज्ड। फॉरेक्स के अंदर आप अपने गोल्ड भी तो रखते हो, डॉलर तो रखते ही हो, साथ में गोल्ड भी रखते हो। तो गोल्ड कितना है हमारे पास अभी, जो हमारा गोल्ड स्टॉक है वो है सर 880.52 टन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूमर चल रहे थे भाई गोल्ड बेच दिया। अब गोल्ड बेच दिया मतलब मोटा मोटी क्या है, भाई इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैं आपको अगर एक चीज समझाऊं कि आपकी मंथली इनकम आती है सर 10,000 रुपए, आपके घर का खर्चा है 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, आप 2,000 रुपए सेव करते हैं, ठीक है। अब आप अपने 10,000 रुपए में से काम चला रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सपोज किसी महीने में आपके एक चीज आई, आप एक इमरजेंसी फंड बना के चलते हो जिसको आप कभी काम में नहीं लेते, सॉर्ट ऑफ एफडी, कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हो कि भाई 10 साल 15 साल, मतलब जब तक मैं इतना क्राइसिस में नहीं आ जाऊंगा मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो आपकी एक नौबत और कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में सरप्लस पड़ा होता है विच इज मोर देन योर सैलरी, जो आपकी सैलरी के इतर आपके पास पैसा है। अब जर्नली देखो हमारा जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, भाई हमारे घर का खर्चा चलाना है, तो हमारी जो मंथली सैलरी आ रही है उससे हम काम चला लेते हैं। आप सपोज कीजिए किसी महीने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा है, जो आप हर महीने 1,000 2,000 रुपए बचाते हो, उसमें से आप निकाल लोगे 2,000 रुपए। सपोज करो कुछ ज्यादा बड़ा काम आ गया, बैंक अकाउंट आपका नहीं कर रहा, आपके पास मान लो 1,00,000 रुपए की एफडी थी, उसमें से आपने 50,000 रुपए की एफडी तोड़ ली। दुनिया में बात तो जाएगी यार इसने एफडी तोड़ा ली, मतलब थोड़ा क्राइसिस था, आपके पास पैसों की जरूरत, तंगाई थोड़ी ज्यादा थी। सपोज करो वो 1,00,000 रुपए की एफडी भी आपकी सर आपको मैनेज नहीं कर पा रही, आपके घर में आपने गोल्ड बचा के रखा था। भाई जनरली किसी भी हमारे हिंदुस्तान में जनरली ये क्लेम किया जाता है कि अगर आपने अपने परिवार में से आपने गोल्ड बेच दिया, मिडिल क्लास फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ,
लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की या फिर जो हायर मिडिल क्लास फैमिलीज है उनकी। अगर आपने गोल्ड बेच दिया, इट मीन्स यू आर इन ट्रबल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, समाज में फिर आपकी जो फाइनेंशियल साख है वो गिर रही है। तो ये कुछ उसी तरीके से है कि भाई अगर आप गोल्ड बेच दो, भाई हमने 1991 में गोल्ड बेचा था तो लोगों ने क्या कहा था कि भाई दिवालिया पे थे अभी, मैं हिंदुस्तान का दिवाला निकलने वाला था, सॉर्ट ऑफ। तो ये हमारा प्रेस्टीज के साथ भी जुड़ा हुआ है ये वाला केस, समझ रहे हो बात को। और चौथी चीज जो आती है सर, वो आती है इन्फ्लेशन, जो हमें समझनी है इसके साथ। देखो, जो गोल्ड है ना आपका, वो डायरेक्टली आपका जो सीपीआई है, जो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका एक भाई ये डायरेक्ट, भाई हमारा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो इन्फ्लेशन हमारा काउंट होता है, जो एडजस्टेड होता है, वो होता है सर सीपीआई के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। उसके अंदर बास्केट्स बनी हुई होती है, प्राइमरी बास्केट, कोर बास्केट, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन की बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें आपके बहुत सारी कमोडिटीज आप देखते हो, जिसमें आपका मेनली आप गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हो। करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हो। जस्ट अ सेकेंड। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करके चलते हो इसके अंदर, है ना। तो अब एक चीज होती है सर इसमें, कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है आपकी, है ना? अब लेकिन इसके अंदर जो गोल्ड है ना सर, वो कहीं डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है। इसमें आपके ऑयल भी मेंशन्ड है, पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब चीजें, एनर्जी भी मेंशन्ड है, जो आप ये एक्सपोर्ट्स करते हो सर्विसेज का, आईटी सेक्टर और ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है, खाना पीना ए टू जेड। बट गोल्ड इसके अंदर कहीं डायरेक्टली आपके एक मेजर आइटम नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, कि जो रूपी डेप्रिसिएशन है ना, भाई रूपी रूपी का डेप्रिशिएट करना, रूपी का घटना, रूपी का डेप्रिशिएट मतलब होता है रूपी की वैल्यू का कम होना। भाई एक बात बताओ, $1 खरीदना था, आपने 95 रुपए दे दिए, आपकी जेब से कितने रुपए गए? 95 रुपए गए। ये $1 खरीदने के लिए तुमने 97 रुपए दे दिए। अब तुम्हारी जेब ज्यादा खाली कहाँ हुई? 97 रुपए पे। तो रूपी डेप्रिशिएट कर गया, रूपी की वैल्यू कम हो गई, मतलब रूपी की वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है, सॉर्ट ऑफ। तो अब जो ये रूपी डेप्रिसिएशन है ना आपका, ये आपके इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, मतलब इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ इंपोर्ट, ये क्रिएट हो सकता है आपको। अगर मान लो आपका रूपी वीक हो रहा है, ये रूपी वीक हुआ आपका, तो अब अगर रुपया वीक हो गया, तो जो आपके ऑयल और जो अदर इंपोर्टेड आइटम्स है वो महंगे हो जाएंगे। भाई अब मान के चलो, पहले आप $1 में, $1 पर बैरल में ऑयल खरीदते थे, तो आप कितने रुपए दे रहे थे? 95 रुपए। पहले आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती थी, 100 किलोमीटर चलती थी। आज भी आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, पर पहले आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खा जाती थी। पहले 1 लीटर कितने रुपए का आता था? 104 रुपए का, 109 रुपए का। आज पेट्रोल हो गया 114 रुपए का। तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा गया, ये वाली बात है यहाँ पे। तो अगर रुपया वीक हो गया, तो जो ऑयल और अदर इंपोर्टेड आइटम्स आप खरीद रहे हो वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब अगर मान लो ऑयल महंगा होगा, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, भाई पेट्रोल ज्यादा लगेगा ना यार, पेट्रोल ज्यादा खरीदना पड़ेगा तुम्हें। भाई पहले भी तुम 100 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल खरीद, 100 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे, आज भी तुम 100 किलोमीटर में 1 लीटर खरीदोगे, पर पहले 1 लीटर तुम खरीद रहे थे 109 रुपए का, आज तुम खरीदो 114 रुपए का। तो फर्क आ गया ना। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई तो फर्टिलाइजर की बढ़ जाएगी, तो फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो सब पे प्रेशर आ गया, सॉर्ट ऑफ। और एक चीज होती है सर, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, विच इज हाउस होल्ड सेविंग डिस्टॉर्शन, हाउस होल्ड सेविंग्स डिस्टॉर्शन। भाई जो इंडियन हाउस होल्ड है ना, इनके पास बहुत गोल्ड है, ये बहुत गोल्ड लेके चलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो फिजिकल गोल्ड लॉकर्स है ना, उसमें वो डेड एसेट है। भाई मेरे घर पे सोना पड़ा है, वो किस काम का है इकोनॉमी में? कोई कोई किसी चीज की वो क्रिएट कर रहा है वैल्यू आपके इकोनॉमी पे? भाई इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कोई प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है। प्रोडक्टिव एसेट्स कौन सी है? जो मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, जो सेविंग्स अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा है, जो मैंने बॉन्ड्स खरीद के रख रखे हैं, जो शेयर मार्केट में मैंने पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड्स में मैंने पैसा लगा रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? भाई अगर वहां पर वो पैसा पड़ा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा मेरे देश का?
तो गोल्ड खरीदना पर्सनल लेवल पे वो रैशनलाइज चीज है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर अगर एक्सेसिव इंपोर्टेड गोल्ड है तो इट इज एन मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। तो ये वाली जो चीज है ना, ये इंडिविजुअल रेशनैलिटी वर्सेस कलेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट का एक क्लासिक एग्जांपल क्रिएट करता है। किसका? इंडिविजुअल रेशनैलिटी वर्सेस कलेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट। और इसको सर आप आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना गांधी जी से रिलेट कर सकते हो। गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप जो थ्योरी है वो, और जो गांधी जी का बड़ा फेमस कोट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। भाई आज मुझे एक बात बताइए, अंबानी, या मान लीजिए आपके जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में कोई आपका बड़ा व्यक्ति है जो 100 करोड़ 200 करोड़ का आदमी है। मान लीजिए आज सोना 1,20,000 1,40,000 रुपए पर 10 ग्राम हो गया। उसके लिए सोना खरीदना कोई बहुत बड़ी लग्जरी चीज नहीं है, आज भी वो सोना खरीद रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है सर जिसकी मंथली इनकम है 40,000 रुपए 50,000 रुपए, सर उसकी औकात के बाहर निकल चुका है गोल्ड। वो गोल्ड नहीं खरीद सकता सर, इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो गोल्ड तो हम उतना ही खरीद रहे हैं आज भी, पर बात यह है कि खरीद कौन रहा है। मैक्सिमम जो गोल्ड खरीदा जा रहा है वो 2 नंबर की इनकम से खरीदा जा रहा है सर, 1 नंबर वाला तो खरीद ही नहीं पा रहा है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर प्राइम मिनिस्टर का जो रिसेंट कॉल था। भाई अभी जो आपकी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी आपके, और पब्लिक रैली थी, उसमें उन्होंने पब्लिक से ये अपील किया था कि यार 1 साल तक ना आप अननेसेसरी गोल्ड परचेज करना अवॉइड कर दो। उसके अलावा कहते जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको आप रिवाइव करने की कोशिश करो फिर से। और जो फॉरेन ट्रेवल्स है या फिर जो वेडिंग्स पे आपका खर्चा है उसको आप रिड्यूस करो। अब ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी साहब बोलने की? देखो इसका मोटा मोटी जो उनका लॉजिक था ना सर, जो सेंट्रल लॉजिक था पीएम का, जो कोर लॉजिक है उनका, वो है सर कि सेव करो फॉरेक्स रिजर्व को, फॉरेक्स को बचाओ। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। पहला तो एक ये समझो कि कोई बैन नहीं लगाया था उन्होंने, उन्होंने सिर्फ आपसे एक मोरल लेवल पे एक अपील करी है, इकोनॉमिक लेवल पे। भाई गवर्नमेंट ने लोगों को ये नहीं कहा है कि भाई तुम सोना वोना खरीद लोगे तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे या कुछ इलीगल कर देंगे तुम्हारे परचेज को, तुम पे कोई टैक्स लगा देंगे एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं कहा है गवर्नमेंट ने। इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्वदेशी 2.0 टाइप इकोनॉमिक नेशनलिज्म सिग्नल। तो ये कुछ नहीं है, ये स्वदेशी 2.0 मान सकते हो। कि जब तिलक साहब ने, गांधी जी ने, आपके सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने कहा ना स्वदेशी स्वदेशी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये स्वदेशी 2.0 है। भाई जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दो, रीजन भी वो नेशनल इकोनॉमी से जुड़ रहा था तुम्हारे। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड, ऑयल और ये फॉरेन ट्रेवल्स, ये आपके उसको फॉरेक्स से जोड़ा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स का भार है वो इन 3 चीजों पर है आपका। जो सरकार सबसे ज्यादा पैसा पे कर रही है वो इन चीजों पे कर रही है। और तीसरा है सर कि अगर मैं बात करूं फिर से, तो अकॉर्डिंग टू द रूटर्स, अगर रूटर्स की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो उसने ये कहा है कि मई 2026 में इंडिया ने जो गोल्ड और सिल्वर पे जो इंपोर्ट टैरिफ्स है ना उसको इंक्रीज कर दिया, 6% से बढ़ा के 15% कर दिया। और इसका एम ये है कि भाई इंपोर्ट्स कब करूं, इंपोर्ट्स को कर्ब करना है। रीजन बीइंग कि भाई इंपोर्ट्स लग जाएगा तो जो चीज आप ये सोचोगे यार आज से 6 महीने पहले मुझे 10 ग्राम सोना 1,20,000 1 लाख रुपए में मिल रहा था, आज साला सब कुछ मिला मिलू करके भले जाए सोने की रेट 1,22,000 है, पर वो मेकिंग चार्ज ये सब जोड़ जाड़ के मेरे ये पड़ जाता है 1,45,000 का। अरे मैं बैंक में पटक के रखूंगा, किसी दिन सोना नीचे आ जाए खरीद लूंगा। ये एक आम आदमी के मन में अपील, ये एक दिमाग में उसके सेट हो रही है ये चीज, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेक्स पे आपके प्रेशर कम हो रहा है और रूपी को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि रूपी कम एक्सचेंज करोगे आप, डॉलर कम दोगे तो रूपी भी कम दोगे, है ना, रूपी कम जाएगा आपका। उसके बाद में जो ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स है ना
उन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के जो ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट्स हैं उन पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन टाइट कर दिया। भाई जो आप ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट करते हो ना उस पे भी आपने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। भाई आप मुझे एक बात बताओ खुद ही कि यार जो गोल्ड है उस पर हायर ड्यूटी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। भाई एक एंगल ये भी आता है कि ड्यूटी हायर हो जाएगी ना तो गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ जाएगी। भाई आपको बैलेंस व्यू अप्रोच रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, है ना। ये मार्केट में पॉलिटिशियन और वो नेता नांगले वहां बैठते हैं ना प्राइम टाइम पे, उनके लिए एक अलग मैटर है। बट एज बीइंग स्टूडेंट्स आपका बैलेंस आंसर होना चाहिए। भाई ठीक है आपने फॉरेक्स देख लिया, सब कुछ कर लिया, पर क्या गोल्ड स्मगलिंग नहीं बढ़ेगी? तो व्हाट यू कैन से, भाई हाई ड्यूटी इंपोर्ट्स रिड्यूस करा सकती है। भाई हाई ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट्स कम हो गए, नो डाउट। लेकिन स्मगलिंग और ग्रे मार्केट भी तो बढ़ेगा साथ के साथ। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या दोगे फिर आप? भाई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ड्यूटी नहीं है, टैक्स लगाना नहीं है। यू मस्ट डू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड, प्लस गोल्ड की रिसाइकलिंग, सॉवरेन बॉन्ड्स लेकर के आओ, एंड ट्रस्ट बेस्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म अप्रोच? सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना ये बकवास है। ये आज एक छोटे स्तर पर आपके लिए काम दे सकती है, बट व्हाट यू कैन डू इन लॉन्ग टर्म विजन, यू मस्ट डू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ। वो जो बंद तिजोरी में पड़ा है ना सर, गोल्ड लोगों के घरों में, उसको बाहर लाओ, उसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बनाओ। वो कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो बर्डन क्रिएट कर रहा है सिर्फ आप, वो पड़ा है वो। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, आप जोड़ सकते हो, आप लोगों का काम है इंटरलिंकेजेस करना, एज बीइंग द यूपीएससी स्टूडेंट या फिर एज बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हो कि जो इवन हम लोग पढ़ते हैं ना मडी वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई पड़ा पड़ा पानी, तो पानी भी खराब हो जाता है सर। तो वो जो आपके घरों में जान ना जाने कितने सालों से वो गोल्ड पड़ा है, वो खराब ही हो रहा है, कुछ काम नहीं दे रहा है आपके घर में वो। गोल्ड की रिसाइकलिंग कराओ। पड़ा पड़ा गोल्ड भी तो खराब हो रहा है। आपने 95% आप लोग अपने घर में सुनते होंगे, यार मैंने 95% सोना खरीदा था, आज मैंने चेक कराया तो 88% ही आ गया, या उसमें तो 70% ही सोना रह गया। वो भी तो घिस गया ना, वो भी तो डिग्रेड हो गया भाई साहब। तो तुम भी तो समय के साथ चेंज करा लो उसको। समझ रहे हो? भाई मेकिंग चार्ज जो आप दे रहे हो वो क्या है? वो लेबर चार्ज ही तो, और क्या है वो उसका? तो वो इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा क्या? आप उसमें जीएसटी भी तो दे रहे हो ना। तो क्या वो देश की आपके इकोनॉमी के अंदर काम नहीं आ रहा फिर वो जीएसटी? उसके बाद में वो फिजिकल गोल्ड रखने की जगह क्यों नहीं आप सॉवरेन बॉन्ड्स रखो? भाई एक तो चोरी चकारी का डर नहीं कि भाई मेरे घर पे 1 किलो की ईंट पड़ी है, वो 1 किलो का आपको भगवान वो गवर्नमेंट ने एक पर्चा साइन करके दे दिया कि भाई ये ले कागज, तेरे का 1 किलो सोना खरीदा है तूने। तू जब आएगा जब तेरे को 1 किलो सोना दे देंगे, नहीं तो पैसा दे देंगे। अब वो कागज तो तुम ही इनकेश करा सकते हो, कोई दूसरा आदमी तुम्हारे घर से चुरा के ले भी गया 1 किलो बॉन्ड का, क्या कर लेगा उसका? वो साइन तो तुम्हारे लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू एन ट्रस्ट बेस्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन। ट्रस्ट बेस्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन करना है हमें। ठीक है। अब एक और सवाल आता है इसी के साथ, आरबीआई गोल्ड क्यों रखता है? भाई आरबीआई ज्वेलरी इन्वेस्टर है क्या? भाई जो आरबीआई गवर्नर है वो भी शादी ब्याह ब्याह में जाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है आरबीआई गवर्नर्स की, तो वहां पर वो भी अलग अलग सेट पहन के जा रहे हैं, या वो मोटी मोटी चेनें पहन के जा रहे हैं वो। देखो भाई, 2 तोला 2 तोला 50 तोला टाइप कर रहे हो आरबीआई गवर्नर भी। नहीं, आरबीआई का ये काम थोड़ी है वहां बैठ के दिखाना कि देख इस बार तेरे भाई ने 5 तोले की चेन ली। भाई जो लोग बाग करते हैं वो हाथों में वो थपरी टाइप लोग, वो बड़ा बड़ा वो पहन लेंगे हाथ में ब्रेसलेट, हर उंगली में जो है वो अंगूठी पहन लेंगे सोने की, उसकी वो 10 की 10 उंगलियां भर लेंगे, मोटी मोटी चेन डाल लेंगे, 2 3 4 5। तो क्या है वो आरबीआई गवर्नर तो नहीं जा रहा, उसके पास तो 800 मिलियन टन पड़ा है यार, सॉरी 800 टन पड़ा है उसके पास तो गोल्ड। देखो सेंट्रल बैंक के लिए ना गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट है, ये किसी कंट्री की कोई करेंसी नहीं है। भाई इस पर क्या होता है, कोई भी फॉरेन जो सॉवरेन है ना, उसका कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है।
भाई डॉलर बेस्ड जो सैंक्शंस होते हैं ना, उनका तो एक फियर हो सकता है, बट जो गोल्ड है ना, वो पॉलिटिकली एक न्यूट्रल एसेट है। भाई गोल्ड तो कल को अपन ही कह रहे हैं, भाई इंडिया रशिया क्या करती है, अब हम क्या कह रहे हैं, रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे हम, डॉलर को आउट करेंगे। तो डॉलर का तो फियर रिस्क है ना कि कल को डॉलर चले नहीं चले। भाई मान लो आपकी तिजोरी में डॉलर पड़ा है और रशिया कह रहा है भाई मैं डॉलर नहीं लेता, मेरे को रूपी दे दे, मैं रूपी ले लूंगा तेरा, डॉलर नहीं लूंगा। मैं तेरे को सामने से रूबल दे दूंगा, रूपी नहीं, लेकिन डॉलर नहीं दूंगा। भाई मान लो इंडिया रशिया है, रशिया से हम तेल खरीदते हैं, इंडिया ने कहा भाई मैं तेल खरीदूंगा, अब आपने कहा डॉलर में ले लो, नहीं ले रहा मैंने डॉलर, दो रूपी दे दे, काम मैं ले लूंगा रुपया तेरा। क्यों? बोला कल को मैं तेरे से कुछ और सामान खरीदूंगा, तेरे को वापस तेरा रूपी दे दूंगा, रूपी रूबल में ट्रेड कर लेंगे। अच्छा, तो बोले मैं तेरे से कुछ खरीदूं तो मैं तेरे को रूबल में दे दूंगा, मैं भी डॉलर नहीं दूंगा तेरे को, तू रूबल रख तेरे पास। सॉर्ट ऑफ। तो गोल्ड डॉलर पे तो फिर भी आज के टाइम पे रिस्क है, बट गोल्ड पे कुछ नहीं है। गोल्ड तो तुमने कहा भाई ले 1 किलो ये ले पकड़, सॉर्ट ऑफ। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट है वो आरबीआई की, कि भाई पड़ा है पैसा, कल को जरूरत पड़ेगी तो फिर बेच देंगे इसको, वो घरों वाली बात है। अगर मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा की बात करूं ना, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा की अगर मैं बात करूं सर आपके सामने, तो 2025 में जो ग्लोबल गोल्ड डिमांड है, ग्लोबल गोल्ड डिमांड 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना सर, वो थी 5,000 टन। जो इन्वेस्टमेंट करने की डिमांड थी, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सर 84% तक जंप करी है, मतलब इट वॉज 84% इंक्रीज, 2175 टन। जो ईटीएफ है ना सर, जो ये ट्रेड फंड्स है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड्स जो होते हैं गोल्ड के, गोल्ड ईटीएफ, उसमें सर 801 टन का इन्फ्लो हुआ है, 801 टन। और सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने 863 टन गोल्ड को बाई किया है, मतलब लोगों ने बेचा, उन्होंने खरीदा 863। मतलब जो 73 सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, उनमें से उन्होंने 70% ने, 75% सेंट्रल बैंक्स ने ये एक्सपेक्ट किया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में उनके जो गोल्ड होल्डिंग्स है ना वो बढ़ेंगे। और नियरली जो 3/4 ऑफ द बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व है ना, उनका शेयर कम हो जाएगा, जहां डॉलर की वैल्यू है वहां पे उनका शेयर कम हो जाएगा, और गोल्ड बढ़ जाएगा। मतलब दुनिया गोल्ड ज्यादा बेचेगी और हम खरीदेंगे। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का एंगल नहीं है कि भाई खरीदना बेचना, ये जियो पॉलिटिक्स का भी एंगल आता है इसमें, और हमें उसी चीज पे फोकस करना है। भाई जो रशिया के सैंक्शंस लगे ना, रशिया पे जो सैंक्शंस लगे यूक्रेन के बाद, उसके बाद कंट्रीज ने ये सीख लिया कि यार डॉलर रिजर्व्स आपके जब चाहे तो फ्रीज हो सकते हैं। भाई वो जो रशिया के पास पैसा पड़ा था, डॉलर रिजर्व पड़े, तो फ्रीज कर दिया आपने। अब वो रशिया बैठा है चुपचाप, वो ताला लगा, वो पैसा पड़ा लेकिन काम में नहीं ले पा रहा, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। बट गोल्ड को फ्रीज करना मुश्किल है, गोल्ड को कहाँ फ्रीज करोगे? भाई आपने अपने हिसाब से बढ़ा लिया रेट, और ये ले पकड़, तू 2 लाख रुपए पकड़ ला, 1 किलो सोना दे दे, गोल्ड मार डॉलर को, $1,200 नहीं देने मेरे को, तो 2 लाख रुपए कैश पकड़ दो, रुपया में ले तू 2 लाख, एक दे, 1 किलो सोना दे मेरे को, कर सकते हो यार आप। भाई अगर आपकी वॉल्ट में अगर वो पैसा पड़ा है पीछे, बेच के कभी यार रुपया में ट्रेड कर लो ना, रूबल दे दो, कर लो, आप क्या दिक्कत है? भाई आपने, भाई रशिया के पास, मान लो रशिया के पास पैसा नहीं, रशिया ने कहा भाई कि काम कर, मेरे को रुपया दे दे, गोल्ड ले ले। अब इंडिया ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, 1 किलो गोल्ड ले लिया। अब कल को मान लो अपन ने तेल बेचना है उसको, समझ लो बात को, फिर अपन उसको गोल्ड दे देंगे रुपये की जगह, तो उसके फिर वो वापस गोल्ड, तो वो चल गया ना, वो बैलेंस बैठ गया, रोटेशन हो गया। इवन आपके जो ये वर्ल्ड जो ये गोल्ड काउंसिल है,
इसने ये कहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स है ना आपके इसके यूके के मतलब लंदन और न्यूयॉर्क वाला, तो इनके जो वॉल्ट्स है ना, ये इस पर गोल्ड पे अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है। मतलब लंदन में ऐसा कहा गया है कि जो गोल्ड स्टोरेज थी ना, वो पहले 64% थी, वो घट के 57% ही रह गई है। और न्यूयॉर्क फेड में ये 17% से 14% आ गया। तो व्हाट यू कैन से दिस, आप इसको कह सकते हो कि ये अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, और साथ के साथ आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कर रहे हो। ठीक है। अब अगर देखो मैं आपसे एक और चीज बात करूं, अब मैं आपको आईआर पे लेके चलता हूँ, कोर आईआर पे। चाइना है, रशिया है, टर्की है, इंडिया है। इन कंट्रीज में जो गोल्ड रिजर्व है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब, भाई अगर मान लो कल सुबह डॉलर कोलैप्स कर जाता है, भाई डॉलर अभी भी डोमिनेंट है, नो डाउट। भाई ट्रेड इनवॉइसिंग है, स्विफ्ट मैकेनिज्म है, ट्रेजरी मार्केट है, लिक्विडिटी है, सब पे यूएस का डोमिनेंस है आज की तारीख, नो डाउट। लेकिन मान लो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो दिख रहा है ना मुझे, वो ये है कि जो कंट्रीज है ना, वो अपने रिजर्व को अब डाइवर्सिफाई कर रही है। कैसे रिजर्व्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कुछ कारण है उसके। तो अगर मैं रीजंस की बात करूं, तो कुछ रीजंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि वो यूएस के सैंक्शन का रिस्क है। वो पागल बैठा है, वो जब चाहे तब वो लगा दे सैंक्शन। वो डॉलर को वेपनाइजेशन की तरह यूज कर रहा है। वो डॉलर को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है ना यार। वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर देगा उसका। फिर उसके बाद यूएस में अभी फिस्कल डेफिसिट का बहुत समस्या चल रही है। उनके भी अभी इकोनॉमिक हालात बड़े खराब चल रहे हैं। उसके बाद में जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो जियो पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कौन किसका दोस्त है, कब क्या डीलिंग हो रही है, कुछ नहीं पता है किसी को। तो बड़ा फ्रेगमेंटेड बटा बटा सा है वर्ल्ड अभी, जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद में पहले यूनिपोलर था, बाईपोलर था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चला गया। कोई एक बॉस नहीं है जो डिक्टेट कर दे अभी, सब अपने बॉस है। उसके बाद में ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, वो अपने अल्टरनेटिव पेमेंट ले आई है। वो पेमेंट में अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। वो कह रही छोड़ो नहीं यार तुम डॉलर वॉलर को, हम अपनी करेंसीज में ट्रेड कर लेंगे। इंडिया जो है वो रूपी येन में ट्रेड कर लेंगे, हम रूपी रूबल में ट्रेड कर लेंगे। छोड़ो डॉलर को, गोली मारो। और जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है लोगों को। एक हो रहा है सर अल्टरनेटिव और ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है आपका किसमें, जो वेस्ट का, जो आपका ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। भाई हमने अपना यूपीआई बना ही लिया ना, मास्टर फास्टर सब हमने गोली मार दी, हम अपना रुपए ले आए। वो वीजा वीजा छोड़ो, नहीं अटका दो तुम कल को, फिर क्या भरोसा है, हमारा तो ठप पड़ गया ना मामला। तो हम रुपए कार्ड ले आए अपना खुद का, हम कर लेंगे हमारे हिसाब से उसको मैंने सॉर्ट। तो व्हाट यू कैन से कि गोल्ड इज नॉट रिप्लेसिंग डॉलर, गोल्ड डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट यस, गोल्ड इज रिड्यूसिंग द साइकोलॉजिकल मोनोपोली ऑफ द डॉलर। जो ये साइकोलॉजिकल मोनोपोली थी ना इसकी डॉलर की, कि डॉलर माई बाप है, उसको रिड्यूस कर रहा है। वो कह रहा है भाई गोल्ड में चला लेंगे हम काम, गोल्ड कर लेंगे आदान प्रदान में। यानी गोल्ड जो है वो डॉलर का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन गोल्ड से जो डेली का हमारा ट्रेड सेटलमेंट है ना भाई, उसमें हमें समस्या आ सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस एसेट तो है भाई, ठीक है यार, रोज रोज गोल्ड नहीं देंगे, महीने के महीने हिसाब कर लेंगे। भाई एक काम करो यार, तुम महीने के महीने भेज दो मेरे को 30 मीट्रिक टन ऑयल की, 30 मिलियन बैलर भेज दो तुम मेरे को, मैं तुम्हें एक साथ महीने के अंदर उठा गोल्ड दे दूंगा। भाई डेली कैश में पेपर में ट्रेड करें तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हार्ड एसेट में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। डेली नहीं करेंगे, भाई डेली मैं उसको तोड़ तोड़ के 1 1 ग्राम सोना दूंगा तुम्हें, उससे बड़े 1 किलो की ईंट दे दूंगा तुम्हें, सॉर्ट।
अरे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी तो साइन करके दे सकता हूँ कि ये लो पकड़ो नहीं यार, तुम जब इंडिया वापस आओगे तुम्हें मिल जाएगा पैसा तुम्हारा, छोड़ो चक्कर। लेकिन एक चीज है, देखो अब हम हमारे पे आते हैं। भाई इंडिया के लिए देखो क्या दिक्कत है, हम अब उसको देख लेते हैं, है ना। तो इंडिया के लिए एक बड़ा डेंजरस सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो ये बन जाता है, भाई मान लो जो आपके ये ऑयल है ना, इसकी प्राइस बढ़ जाए, ऑयल प्राइस हाई हो जाए, उसके बाद आपका गोल्ड इंपोर्ट और बढ़ जाए। भाई मोदी जी ने भी क्यों बोला है ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो अब ये पेमेंट काय में करोगे तुम, दोनों चीज की रुपये में करोगे, तो तुम्हारे रुपए की तो वैल्यू पर कुछ रही नहीं ना, तो रुपी क्या हो गया। भाई ऑयल प्रोडक्टिव नेसेसिटी है हमारी, ऑयल बहुत जरूरी चीज है। ट्रांसपोर्ट हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एनर्जी सिक्योरिटी, सब में तुम्हें ऑयल चाहिए, बिना ऑयल के काम नहीं चलेगा तुम्हारा। लेकिन गोल्ड क्या है, डिस्क्रिशनरी इंपोर्ट है। अब दोनों के दोनों का अगर इंपोर्ट बढ़ता जाएगा तो तुम्हारे फॉरेक्स पे, रिजर्व पे जो है प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगी, तो तुम्हारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब सीएडी बढ़ गया, रुपी कम हो गया, तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया। फिर आरबीआई इंटरवीन करेगा आकर के तुम्हारे मार्केट में, तो वो इन्वेस्टर्स का रिस्क कम करे, वो उनको रिस्क बढ़ा देगा, फिर वो ज्यादा वो करेंगे। भाई मार्केट में जितना कम गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उतना बढ़िया है। पर जब गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगेगी तो मार्केट की बैंड बज गई। तो ये सारी चीजें एक साथ ट्रिगर कर सकती है। सो दैट इज वाई योर प्राइम मिनिस्टर अपील्ड कि भाई गोल्ड, वो कोई गोल्ड के खिलाफ नहीं थे कि गोल्ड मत खरीदो तुम, मैं शादी कैसे करूंगी अगर मैं गोल्ड नहीं दूंगी मेरी बच्ची को, तो भाई वो गोल्ड वोल्ड के खिलाफ नहीं है, वो कह रहा है अभी मत खरीदो, बैंड बच जाएगी देश की, बाद में खरीद लेना, तुम्हारे जेब में रख लो उसको, पैसे को एफडी करा के दे दो ना उसको। भाई तुम्हारे को 10 तोला गोल्ड देना था अपनी बेटी को, तो 10 तोले की तुम प्राइस जोड़ लो और उसको पैसा दे दो एफडी करा के, ये ले बेटा पकड़, जब गोल्ड सस्ता हो जाए तब खरीद लेना तुम। भाई आपकी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना तो कर, दोनों कौन मना कर रहा है, एफडी करा दो उसकी यार। वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के दे दो। भाई मुझे 10 ग्राम गोल्ड मेरी बच्ची को देना था, मैंने 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड साइन करके दे दिया उसको, ये ले बेटा तेरे जैसे जब एनकैश करा लेना इसको। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अगेंस्ट गोल्ड, ही इज अगेंस्ट द ब्रॉडर इंपोर्ट डिसिप्लिन। भाई फ्यूल है, फॉरेन ट्रेवल है, ओवरसीज वेडिंग्स है, गोल्ड परचेजेस है, इन सब में रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है यार, वो 100 पहुंच रहा है रूपी। और यही बैठ के पहले वो करते थे नाटक मोदी जी, रुपया 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 रुपया, अब वो रुपया संभल नहीं रहा है। देखो वो उनके हाथ में है भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। सो यू कैन राइट कि यार देखो, एक एक लाइन मैं आपको दे देता हूँ आपके मेंस के लिए, दैट इंडियाज गोल्ड डिमांड इज अ कल्चरल स्ट्रेंथ एट द हाउस होल्ड, but at an external sector, but at an external sector, vulnerability at the macroeconomic लेवल। भाई एक आप मान सकते हो कि जो हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ है, भाई एक मान लो किसी के घर में 1 किलो गोल्ड पड़ा है, तो लोग समझते हैं यार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग परिवार है, ठीक है ना, उसकी समाज में थोड़ी सी इज्जत रेपुटेशन हाई होती है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। पर वो तुम्हारे उस इंडिविजुअल रेपुटेशन के चक्कर में देश की इकोनॉमी की तो बैंड बच गई, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको गोल्ड प्राइस समझनी है, क्या समझनी है, गोल्ड प्राइस, तो आपको ये 10 फैक्टर मॉडल समझना पड़ेगा। ये जो हम डेली बैठ के बातचीत करते हैं ना, आज सोना ऊपर गया, आज सोना नीचे गया, तो ये जो गोल्ड प्राइस का फ्लक्चुएशन है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको ये 10 फैक्टर मॉडल समझना पड़ेगा। देखो ये मॉडल है क्या, सबसे पहले तुम ध्यान रखो यूएस डॉलर। देखो कैसे, भाई मान लो डॉलर स्ट्रांग हुआ, क्या हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ,
तो जनरली ट्रेंड ये कहेगा कि गोल्ड वीक हो जाएगा, और अगर डॉलर वीक गया तो गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हो गया डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन। लेकिन इसमें अब दूसरी चीज आती है सर, रियल इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट का खेल। देखो, अगर मान लो जो आपकी रियल यील्ड है बॉन्ड्स पे या और चीजों पे, वो अगर ज्यादा है, तो फिर दुनिया गोल्ड पे नहीं जाएगी, क्योंकि गोल्ड उनको कुछ नहीं दे। भाई आज मान लो कोई मुझसे ये कहे कि यार तू गोल्ड के ईटीएफ में 10 रुपए लगाएगा ना, तो तेरे को 5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर तू फिजिकल दुकान से 1 ग्राम सोना खरीद के लाया, तेरा घर में पड़ा है, 1% कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। बेचेगा उस दिन मिल जाएगा, पर जब तक वो तेरे घर में पड़ा है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो पैसा गया ये तेरे बैंक से, तेरे पे कुछ आएगा नहीं, वो तो बेचेगा उस दिन आएगा। अब वो बेचेगा तू साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 दिन, 5 दिन, अब वो नहीं पता क्या रेट होगी। पर आज की तारीख में अगर तू 100 रुपए लगा रहा है गोल्ड ईटीएफ पे, तो तेरे 105 रुपए हो रहे हैं शाम को। कल ही आज शाम को बेच के 105 ले ले तू, खत्म कर, तो आदमी उसी में जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही रियल यील्ड नेगेटिव पहुंच गई, तो फिर गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। अब इन्फ्लेशन का देखो क्या रोल है। तो इन्फ्लेशन सपोर्ट्स गोल्ड, इन्फ्लेशन गोल्ड को सपोर्ट करता है सर। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन रेट अगर हाइक करे, भाई इन्फ्लेशन रेट हाइक कर गई, तो देन इट विल ट्रिगर गोल्ड ऑल्सो। भाई इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर गोल्ड रेट कम हो जाएगी। फिर वो आदमी की खुद की जरूरत है समझ में नहीं बैठे, वो गोल्ड क्या खरीदेगा। फिर वो गोल्ड पड़ा ही रह जाएगा, कोई नहीं जा रहा, वो आटा दाल खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, तेल खरीदने का पैसा नहीं हो रहा उसके बाद, वो गोल्ड क्या खरीदेगा फिर जाकर के आदमी नहीं। भाई आज प्रेजेंट कंडीशन ये है सर, नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं मैं, उसके तेल डलवाने के पैसे की मुश्किल है, वो गोल्ड कहाँ से खरीदेगा यार। उस बेचारे को अगर शादी करनी है तो वो उसके लिए खाने पीने का खर्चा और चीजों का खर्चा इतना बढ़ गया, वो बेचारा गोल्ड नहीं खरीद पा रहा। वो जरा छोड़ो यार गोल्ड को, कौन देख रहा है उसको। शॉर्ट। फिर आता है सर सेंट्रल बैंक, आपका आरबीआई। देखो जो सेंट्रल बैंक है ना, अगर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड क्रिएट करेगा ना, तो वो फिर कुछ बेनिफिट करेगा। और ईटीएफ इनफ्लोज की अगर मैं बात करूं, तो जो ईटीएफ इनफ्लो है ना, वो प्राइस को जो है ना वो फास्टली ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन अगर ईटीएफ में आउटफ्लो होने लग गया, तो फिर वो नीचे चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो ईटीएफ में इनफ्लो है तो प्राइस, और आउटफ्लो हो गया तो डिक्रीज। एक इसमें एंगल आता है सर ज्वेलरी की डिमांड का। एक तो वो ईंट पड़ी है, और एक वो ईंट से तुमने सुंदर सा हार बनाया। भाई इंडिया और चाइना, इनमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है ना, वो फेस्टिवल्स पे आती है, वेडिंग्स पे आती है, न्यू ईयर पे आती है, इन चीजों से लिंक्ड होती है। तो यहाँ जनरली देखना इस समय प्राइस बढ़ जाती है। मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है, वो कम ज्यादा का चलता है मामला। एक आता है सर रूपी डॉलर का रेट। भाई इंडिया में क्या होता है ना कि जो गोल्ड होता है, वो रूपी डेप्रिसिएशन तो महंगा हो जाएगा, भले चाहे गोल्ड प्राइस ग्लोबल प्राइस स्टेबल हो आपकी। भाई पहले तुम 10 ग्राम सोना खरीदने गए, तुमने 10 ग्राम सोना मंगाया था 1200 रुपए डॉलर में। ठीक है। अब आज क्या हुआ कि जब वो 1200 डॉलर की रेट थी, मान लीजिए 1 तारीख को, तो उस समय 1 डॉलर मतलब था 90 रुपए। लेकिन 2/6/2026 को 1 डॉलर बढ़ के हो गया 100 रुपए। अब बताओ मेरे को, पहले तुम ये 1200 रुपए खरीद रहे थे, 1200 डॉलर खरीद रहे थे 90 रुपए के हिसाब से, तो 12 9 का 144।
1,44,000 में। ठीक है, तो 1,44,000 में तुम 10 ग्राम सोना खरीद रहे थे। अब $1 की प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपए। वो डॉलर की प्राइस $1,200 ही है, उसमें कोई 1,205 नहीं हुआ है, वो $1,200 फिक्स है। तो अब क्या करोगे भाई? उस $1,200 पे मल्टीप्लाई कर लो। ये 12 लाख हो गया। समझ गया बात को? इसमें एक जीरो कम जोड़ दिया गया मैंने, 144,00,00,00,000 शॉर्ट। पहले तुम्हारे पास ज्यादा पैसा था, अब कम पैसा आ गया। सर अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स का। भाई मान लो ड्यूटी को आपने बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी तुमने, तो गोल्ड महंगा। भाई तुम ही तो दोगे, कस्टमर ही तो देगा पैसा। ठीक है ना? लेकिन इससे एक चीज है भाई, अगर फिर ये बढ़ता जाएगा तो फिर आदमी क्या करेगा? वो अभी हमने बात करी थी भाई, लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीजों से भी गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। और उसके बाद में है सर आपका लिक्विडिटी का क्राइसिस। भाई मान लीजिए मार्केट क्रैश कर गया, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? वो गोल्ड बेचेगा, कैश रेज करेगा, वो कैश मंगाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी देखना, जब भी क्राइसिस का फर्स्ट फेज आएगा तो गोल्ड गिरेगा। जैसे ही मार्केट गिरा, मार्केट में क्राइसिस आया, गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि दुनिया फिर गोल्ड बेचेगी, कैश लेगी, मैं कैश दे दो मेरे को भी। क्योंकि उनका धंधा किससे चलेगा? इन्वेस्टर का। उनको चाहिए सर डेली मनी, हार्ड मनी नहीं चाहिए उनको, उनको सॉफ्ट मनी चाहिए। वो डेली ट्रेडिंग कर पाए, डेली डेली आउटफ्लो इन्फो कर पाए, वरना उनका रोटेशन बिगड़ा, उनके धंधे की ऐसी तैसी। और सर 10th रीजन जो है वो है सर जियो पॉलिटिकल रिस्क। भाई ये वॉर हो गई, सेंक्शंस हो गए, ये रिजर्व फ्रीज कर दिए तुमने, बैंकिंग क्राइसिस आ गया, ये सब गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। पर हाँ, अगर रेट डॉलर इफेक्टिव ओवर पावर ना करे। समझ गए बात को? तो ये 10 चीजें हैं जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। तो अब जब भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो सिर्फ एक चीज के बेस पे अपने दिमाग पे ये इमेजिन ना करें कि कल गोल्ड प्राइस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, या कल गोल्ड प्राइस आज जो बढ़ा है या कम हुआ है वो एक वजह से हुआ है। नहीं, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है उसके पीछे, और वो ये सारे रीजन हैं। तो वो जो वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना सर, वो इन सब चीजों को मिक्स करते हैं और फिर अपना एनालिसिस देते हैं। वो चाय की थड़ी पे बैठ के बात नहीं करते हैं कि वो कल ट्रम्प कह रहा था तो बढ़ गई प्राइस, नहीं, वो सारी चीजें देखते हैं वो। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, वो है सर हिस्टोरिकल एंगल इंडिया का बुलियन से और ब्रिटिशर से। देखो अगर मैं ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को समझू ना, तो मुझे एक बात समझनी चाहिए कि जो प्री कॉलोनियल इंडिया है, मतलब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले का इंडिया, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपसे मुगल इंडिया की, तो दुनिया का जो बुलियन था ना, बुलियन मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर, इसका सिंक था। भाई मतलब दुनिया भर का सिल्वर और गोल्ड इंडिया में आता था। हम उस समय बेचते थे, भरा भर 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 के गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में लेकर के आते थे। रीजन? भाई हमारी टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस, हमारा सिल्क, हमारा इंडिगो, हमारे सॉल्ट पिटर, इनकी बड़ी हाई डिमांड गुड्स थी। इन गुड्स की बड़ी हाई डिमांड थी, तो हम इनको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जो यूरोप था ना, यूरोप का जो गुड्स थे, यूरोप की जो चीजें थी, उनकी इंडिया में डिमांड बड़ी लिमिटेड थी। तो इस ट्रेड इम्बैलेंस के कारण जो यूरोपियंस थे ना, उनको इंडियन गुड्स के बदले में गोल्ड एंड सिल्वर बुलियंस के रूप में देना पड़ता था। हमारे वाले उनका पॉन्ड फॉन्ड लेकर के नहीं आते थे, हमारे वाले गोल्ड दे दो, ले पकड़े स्पाइस।
लेकिन सर फिर इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। वो आया सर 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, या फिर 1765 में आपके दीवानी राइट्स दिए गए आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है 1765 में। इसके बाद कंपनी क्या करती है कि कंपनी को इंडिया के गुड्स खरीदने के लिए अब अपने वहां से, लंदन से, गोल्ड और सिल्वर मंगाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत कम हो गई थी इनकी। अब वो क्या करते थे कि जो इंडियन रेवेन्यू था ना, उसी से इंडियन गोल्ड खरीद लेते थे और वही गुड्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे। हमसे पैसा लिया, हमसे हमारा पैसा वापस देके गोल्ड खरीद लिया, हमारे गुड्स खरीद लिए। भाई हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करा, उसी रुपया से हमारे को पे कर दिया और हमारे गुड्स लेके चले गए। तो हमारा रुपया तो वहीं का वहीं घूम गया ना, हमारे पास क्या आया? कुछ नहीं। वो हमारा पैसा हमारे पास वापस आ गया और हमारा गुड्स और चला गया। यानी पहले, पहले के समय पे यूरोप इंडियन गुड्स के बदले बुलियंस देता, गोल्ड सिल्वर देता। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी जो थी वो इंडिया के टैक्सेस से इंडियन गुड्स बाई खरीदती, और जो प्रॉफिट होता वो ब्रिटेन ले जाती। अगर मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री डेटा की बात करूं ना सर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बुलियन एक्सपोर्ट था, बुलियन एक्सपोर्ट टू इंडिया, मतलब जो भेजते थे हमारे पास गोल्ड सिल्वर, 1708 से 1773 के बीच में, सॉरी सर, ये था 12.19 मिलियन पॉन्ड्स। कितना था? 12.19, 13 मिलियन पॉन्ड। मतलब अगर इसका मैं एवरेज निकालू ना सर, तो वो आता था सर 420315 पर एनम, ये आपके पॉन्ड्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं 1772 से 1775, सर ये कोलैप्स कर गया मात्र 72,911 मिलियन पॉन्ड्स पे, टोटली 3 साल में। मतलब 18,000 पौंड, मिलियन पॉन्ड्स साल के। मतलब कहाँ पहले आप 4,20,000 मिलियन पाउंड एक साल में, और 1775 आते आते कितना रह गया? मात्र 18,000 मिलियन पर है। साढ़े मतलब 4 लाख से सीधा आप 18,000 पे आ गए सर। 1708 में हम थे 4 लाख पे, और 1773 पे कितने पे आ गए? मात्र 18,000। मतलब कि ब्रिटिश पीरियड में कहानी सिर्फ ये नहीं थी कि शिप्स भर भर के गोल्ड इंडिया से ले गए, बट रियल मैकेनिज्म तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। वो क्या था? टैक्सेशन, होम चार्ज, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ट्रेड मैनिपुलेशन, रेमिटांस, पेंशन, डेट सर्विसिंग, और उसके साथ साथ इंडियन रेवेन्यू से ही एक्सपोर्ट परचेज। वो गोल्ड तो वहां पे लेके गए जो गए खुद का, वो साथ में तुम्हारे गुड्स, ये फलानी चीजें और ले गए। मतलब पैसा भी ले गए, गोल्ड भी ले गए, और गुड्स तो ले गए जो अलग। और दादा भाई नारोजी ने इसी चीज को कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। उनकी किताब थी सर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने ये कहा था कि इंडिया से ब्रिटेन को मोटा मोटी 200 से 300 मिलियन पाउंड का ड्रेन हुआ है, जो इंडिया में कभी रिसर्कुलेट ही नहीं हुआ। भाई मान लो मैंने ये गुड्स बनाए, इट्स गुड्स की प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि पहले जब मैं ये गुड्स बेचता था ना, तो इसके बदले में मान लो मुझे 1 ग्राम सोना दे देते थे, ठीक, 1 ग्राम गोल्ड दे देते, तो मैं मेरे घर पे लाके रख लेता था। अब क्या होता था, वो कहते थे ये पकड़ 100 रुपए, ला गुड्स दे। अब ये 100 रुपए कहाँ से आए? अरे वो तुमसे ही तो टैक्स लिया था भाई, तो तुम्हारे 100 रुपए तुम्हें चिपका दिए।
और गुड्स और ले गए, और गोल्ड दिया ही नहीं। तो गोल्ड तो खत्म आना, और साथ में 100 के 100 रुपए गुड्स भी ले गए। समझ गए बात को। अगर मैं मॉडर्न डिबेट्स की बात करूं ना, तो आपके सर उषा पटनायक हो गई, प्रभात पटनायक, ये इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने तो और ज्यादा लार्जर एस्टिमेट दिया है। उन्होंने कहा है कि इट वाज अराउंड 45 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड। बताओ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन डॉलर को छोड़ दो तुम ड्रेन ऑफ वेल्थ में, 5 ट्रिलियन डॉलर भी मान लो तो हमारी इकोनॉमी है पूरी देश की 5 ट्रिलियन, तो आज अभी भी है नहीं। ये लूट गए ब्रिटिशर्स हमें। तुझे गोल्ड सिल्वर का खेल कोई छोटा नहीं है हमारे देश में। सो आप क्या कह सकते हो कंक्लूडिंग में, कंक्लूडिंग पॉइंट में, कि जो कॉलोनियल बुलियन हिस्ट्री है हमारी, जो स्टोरी है, अगर इसको मैं सिंपलिस्टिक लूट नैरेटिव तक लिमिट नहीं कर सकता, इसको आपको और बेटर फ्रेमिंग देनी पड़ेगी, जिसमें आप ये कह सकते हो कि इंडिया हैज बीन मूव्ड फ्रॉम बीइंग एन नेट ऑब्जर्वर ऑफ द गोल्ड बुलियन। हम नेट ऑब्जर्वर थे, हम पूरा दुनिया का सोना हमारे देश में लेकर के आ रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे हम पूरी दुनिया के सोने को। उससे हम वी हैव मूव्ड टू अ कॉलोनी whose fiscal surplus and export earnings were extremely exploited। वो एब्जॉर्बर छोड़, वो गोल्ड लाना छोड़ दो, जो खुद का सामान था ना वो लेके चले गए हमारे। ये स्थिति हो गई हमारी। आप लूट लूट को छोड़ दो, हम एक्सपोर्टर थे पहले बड़े, हम गोल्ड लाते थे। फिस्कल जो हमारा था वो सरप्लस था, हमें सोचना नहीं पड़ता था, एक्सपोर्ट से हम कमाते थे। आज हमारे एक्सपोर्ट के अंदर भट्टे बैठे हैं, ट्रेड डेफिसिट हो रखा है हमारे। 60 रुपए पड़े, 100 रुपए का सामान मंगा रहे हैं हम। ये स्थिति है हमारी। अब एक सवाल आता है हमारे सामने कि भाई एक देश के लिए जो ये गोल्ड का आखिरकार डिलेमा है क्या फिर। भाई हाउस होल्ड के लिए तो गोल्ड सिक्योरिटी है, लेकिन अगर मैं नेशनल इकोनॉमी की बात करूं, तो एक्सेसिव फिजिकल गोल्ड सेविंग्स ये प्रोडक्टिव कैपिटल को लॉक कर देती है। भाई वो पैसा अगर प्रोडक्टिव कैपिटल में जाता तो ज्यादा फायदा करता। भाई आप सपोज करो एक फैमिली है, वो 10 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, फैमिली की तो सेफ्टी हो गई, उसके तो 10 लाख पड़े। लेकिन अगर मान लो वो 10 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड में, या और कहीं डाल देती, इक्विटी मार्केट में डाल देती उसको, तो क्या होता, वो इकोनॉमी में वापस से रिसर्कुलेट हो जाता ना, एज लोन, एज इन्वेस्टमेंट, एज जॉब, या फिर एज प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता ना आपके देश में यार। तो इसीलिए आप देखो कि जो गवर्नमेंट ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, हॉल मार्किंग, गोल्ड ईटीएफ, ये डिजिटल गोल्ड टाइप, ये क्यों प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ रख दो, पर पैसा दे दो जो हम उसको कहीं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दें यार। भाई अगर तुम्हारे घर में 10 लाख रुपए अटक नहीं था, बैंक में डालो जो वो अंबानी को लोन दे, तो वो अंबानी 4 फैक्ट्री नहीं लगाएगा जाकर के। वो 4 फैक्ट्री नहीं लगा तो जीएसटी जो देगा वो रोजगार और बना देगा तुम्हारे। वो घर में पड़ा पड़ा कुछ काम नहीं दे रहा है, वो सड़ रहा है वो पैसा। अब आपको मैं एक एंगल देता हूँ सर, मैं डिमोनेटाइजेशन का। मैं डिमोनेटाइजेशन के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा आपसे, मैं आपसे एक एंगल दूंगा डिमोनेटाइजेशन का आपको, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो 500 हजार के नोट हमने बंद करे थे ना, धुरंधर वाले एंगल की बात नहीं करूंगा मैं। आपके देश में जमीन की प्राइसेस है, 1 लाख रुपए गज, 2 लाख रुपए गज, बढ़ रही है। अब 1 लाख रुपए, मेरे घर के बगल में एक जमीन खाली पड़ी है, ठीक है ना, हम सबको पता है कि वो किसी आदमी ने मान लो वो जमीन 1 करोड़ रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 1 करोड़ रुपए की। क्या वो रजिस्ट्री 1 करोड़ की कराएगा? नहीं कराएगा। वो रजिस्ट्री कराएगा सर मुश्किल 30 लाख 35 लाख की।
तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू गया वो कितने पे गया? 30-35 लाख पे। जो स्टाम्प ड्यूटी गई, जो कुछ भी गया, वो कितना पे गया? 30-35 लाख पे। वो 60-65 लाख क्या है? ब्लैक मनी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चला गया। आपके देश की प्रोडक्टिविटी में कोई काम आया? नहीं आया। मान लो जमीन की रेट के प्राइस बढ़े, क्या इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर रहा है वो उस आम आदमी के लिए जमीन खरीदना महंगा बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वो लग्जरी क्रिएट कर रहा है जमीन की। लेकिन अगर मान लो उस जमीन पे बिल्डिंग बने, तो वो देश के ज्यादा काम किया, वो बिल्डिंग का खरीदना बेचना ज्यादा काम किया। मेरे हिसाब से तो जमीन पे बिल्डिंग बनना ज्यादा देश के लिए किफायती है, क्योंकि उससे एक तो तुम रोजगार दोगे, सीमेंट खरीदोगे, और कोई चीज खरीदोगे, तुम टाइल खरीदोगे, फलाना चीज 10-50 चीजें खरीदोगे तुम उसके लिए। तो वो पैसा कहीं ना कहीं रोटेशन होकर वेलोसिटी ऑफ वो जो वेलोसिटी है मनी की, उसको बढ़ाएगा, मल्टीप्लिसिटी क्रिएट करेगा, वो रोजगार देगा, वो टैक्स क्रिएट करेगा, वो इकोनॉमी के अंदर रोटेशन क्रिएट करेगा पैसे का। तो वो ज्यादा फायदा देगा। लेकिन तुमने जमीन खरीदी, ब्लैक में पैसा दिया, तुम अपने घर पे रख के बैठ गए उसको दबा के, इकोनॉमी के लिए वो किसी काम का नहीं। डिमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं उसको रोक लगाई। वो आज फिर हम फेल हो गए उसके अंदर वापस से, वो फिर से प्राइसेस शूट अप कर गई हमारी। बट उस समय पर एक बार के लिए उसने रोक दिया था। सर, इंडिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ट्रस्ट की है। लोग आज भी बैंक की जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स है उनमें पैसा लगाने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं मेरा गोल्ड मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज ज्वेलरी हमने इमोशन से जोड़ रखी है। अगर किसी परिवार ने गोल्ड बेच दिया, मतलब ये बर्बाद हो गया ये परिवार, ये रोड पे आ गए, हम ये मानते हैं। उस आदमी पे सर 30 लाख रुपए का होम लोन चल रहा है, उसके घर में 70 लाख का सोना पड़ा है, वो 70 लाख का सोना बेच के अपना गोल्ड लोन नहीं चुकाएगा, वो हर महीने इंटरेस्ट पे ईएमआई पे करेगा। और तू 30 लाख का लोन चुका, 40 लाख बैंक में डाल के इंटरेस्ट खाए ना तू, वो गोल्ड तेरे क्या काम दे रहा है? पर अगर वो गोल्ड बेच दिया तो लोग कह देंगे दिवालिया हो गया ये, बर्बाद हो गया ये। प्रेस्टीज से जोड़ दिया हमने उसको। तो इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स है उनको कल्चरल साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी सर। सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा कि गोल्ड मत खरीदो, वो उल्टा तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा। वो महिलाएं कहेगी यार ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है, क्यों नहीं कर तुम्हें गोल्ड। भाई एक सामान्य महिला क्या करती है? वो अपने 100-500 रोज के बचाती है, और फिर वो 10-20-50 हजार इकट्ठे करेगी। कभी जाके वो पायल खरीद लेगी चांदी की, कभी वो जाएगी एक अपने नाक के लिए कुछ खरीद लेगी, कभी कान के वो खरीद लेगी। उसका दिमाग यहीं तक सीमित है एक हिंदुस्तानी महिला का, कि मुझे 20 हजार रुपये बचाने हैं, और मुझे एक कान का से मेरे वो खरीद के लाने हैं इयरिंग्स। उससे ज्यादा उसकी सोच आगे नहीं बढ़ रही। तो पॉलिसी मेकर्स को इस पर्टिकुलर साइकोलॉजी पे अटैक करना पड़ेगा। सर, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। भाई आखिरकार ये लॉन्ग टर्म विजन है क्या गोल्ड का, है ना? देखो, गोल्ड का फ्यूचर डेड नहीं है। जो लोग कह देते हैं ना कि भाई गोल्ड का खत्म है गोल्ड, अब कुछ लोग आउटराइटली कह देते हैं। देखो, गोल्ड का फ्यूचर डेड नहीं है, लेकिन जो गोल्ड का रोल है ना, अब वो चेंज हो रहा है। भाई देखो, शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड प्रेशर में बिल्कुल आएगा, अभी अभी रखा है हमारे सामने। भाई यूएस डॉलर स्ट्रांग है, फेड हॉकिश हो रहा है, रियल यील्ड्स बढ़ रही है, आपकी ईटीएफ आउटफ्लोज कंटिन्यू है, ज्वेलरी जो डिमांड है वो हाई प्राइसेस है, काफी वीक हो गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड सपोर्ट हो सकता है। कैसे? सेंट्रल बैंक बाई करते रहे, यूएस डेट कंसर्न बढ़ता जाए, डॉलर ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाए, जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इतना ऐसा का ऐसा बढ़ता रहे, सैंक्शंस का रिस्क रहे कि भाई कभी भी मेरे रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली आपके स्ट्रिक्ट करता रहे। तो गोल्ड का देखो लॉन्ग टर्म में काफी रोल है। भाई ये हो सकता है आपका ग्रोथ एसेट नहीं होगा, बट ये ट्रस्ट एसेट जरूर है। ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं होगा, लेकिन क्राइसिस इंश्योरेंस एसेट जरूर है। ये डेली करेंसी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बिल्कुल है सर। ये गोल्ड है।
देखो आज कुछ मिथ्स मैंने आपके दूर करे कि वॉर होता है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो वॉर गोल्ड को तब सपोर्ट करता है जब रेट्स और डॉलर उसके अगेंस्ट ना जा रहे हैं। अगर वो चले गए तो फिर वो नहीं करता कुछ भी सपोर्ट। अच्छा, गोल्ड इन्फ्लेशन हेज है और इसीलिए इन्फ्लेशन में गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा? नहीं। अगर इन्फ्लेशन फेड रेट्स हाइक ट्रिगर करे तो गोल्ड गिर सकता है। हाँ गिर। और इंडिया में जो गोल्ड प्राइस है ना, वो ग्लोबल प्राइस से ही डिसाइड होगा। नहीं, मिथ है ये। ग्लोबल प्राइस के साथ साथ तुम रुपी डॉलर की बात करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी को काउंट करोगे, जीएसटी, लोकल प्रीमियम, इन सब कुछ मैटर करोगे ना यार। फिर उसके बाद एक और मिथ था बड़ा कि आरबीआई गोल्ड बेच रही है, और बेच रही है तो इकोनॉमिक क्राइसिस में। भाई पहली बात तो आरबीआई ने कह दिया भाई हमारा गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पड़ा है, एक एक टूक सोना नहीं बेचा है हमने। तो ये मिथ है ये। और उसके बाद एक और चीज की गोल्ड खरीदना इंटरनेशनल है, ये और एक बड़ी देश में समस्या है कि भाई मोदी जी ने कह दिया गोल्ड मत खरीदो, आपको गोल्ड खरीदा, तुम कहते हो इंटरनेशनल है, तो देश का गेन जा रहा है। भाई देखो पर्सनल लेवल पर गोल्ड इज एन लेजिटिमेट एसेट, बट हाँ एक्सेसिव इंपोर्टेड गोल्ड आपके नेशनल फॉरेक्स प्रेशर क्रिएट करेगा, नो डाउट। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकर को वो जो मैंने कहा ना सर, उस इमोशनल साइकोलॉजी से खेलना पड़ेगा सर। आपको उस महिला के इमोशनल साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आई कैन से दैट मोटा मोटी लाइन पे कि भाई इंडिया को कोई एंटी गोल्ड पॉलिसी नहीं चाहिए। वी नीड एन स्मार्ट गोल्ड पॉलिसी जहां पे हम मोनेटाइज करें उसको, उसकी रिसाइकलिंग करें, उसको फाइनेंशियल गोल्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, हाउस होल्ड ट्रस्ट इंक्रीज करें, और साथ के साथ जो एक जो वी वुड मेक एन प्रोडक्टिव चैनलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। जो सेविंग्स है ना, उसका एक प्रोडक्टिव चैनल बनाए हम। भाई उस सेविंग को भी हम ऐसी जगह पे सेव करें जो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी क्रिएट करे। भाई घर में वो सोना पड़ा कोई काम का नहीं है वो, सॉर्ट। तो देखो फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको एंड करूं, काफी लंबा हो गया ये वीडियो हमारा, बट गोल्ड की जो स्टोरी है ना, वो हमें एक बहुत बड़ा लेसन देके जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। भाई इकोनॉमी में देखो कोई एसेट परमानेंट हीरो नहीं होती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्ड इज अ सेफ हेवन, यस, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं है। डॉलर भी सेफ हेवन हो सकता है, यूएस बॉन्ड्स भी सेफ हेवन है। और जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे ना, तो गोल्ड का जो चार्म है वो टेम्परेरी कम होगा होगा होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गोल्ड इज एन इमोशनल एसेट, लेकिन हाँ नेशनल इकोनॉमी के लिए गोल्ड एक फॉरेक्स चैलेंज भी है। तो पीएम मोदी की जो अपील है वो इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट कर रही है कि देखो फैमिली के लिए गोल्ड सपोर्ट, गोल्ड सिक्योरिटी हो सकता है, लेकिन कंट्री के लिए एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट एक हमारे लिए एक्सटर्नल वनरेबिलिटी भी बन सकती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हिस्ट्री में इंडिया वॉज अ एब्जॉर्बर ऑफ द बुलियंस। वो पूरे देश का सोना हम यहाँ ला रहे थे हमारे देश में। भाई दुनिया का जो जितना भी गोल्ड सिल्वर था वो हमारे देश में आता था। क्यों? क्योंकि इंडिया प्रोड्यूस व्हाट द वर्ल्ड वांट। जो दुनिया चाहता था वो हम बनाते थे। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ये फ्लो रिवर्स नहीं, बल्कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर गया। भाई इंडियन रेवेन्यू, ट्रेड सरप्लस और होम चार्जेस के थ्रू हमारी पूरी वेल्थ ड्रेन कर गई। और फ्यूचर में भी गोल्ड खत्म नहीं होगा, ये ध्यान में रख के चलो। गोल्ड का जो रोल है ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्ट्रेस एसेट, आप ध्यान मान के चलो। लेकिन यस, इंडिया का गोल क्या होना चाहिए कि गोल्ड को तिजोरी से इकोनॉमी में लेकर के आना है मुझे, हाउस होल्ड सेविंग्स को प्रोडक्टिव बनाना है, और साथ के साथ एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी को भी रिड्यूस करना है मुझे। तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, गोल्ड इज नॉट जस्ट अ मेटल। गोल्ड इज नॉट जस्ट अ मेटल, इट इज अ मिरर ऑफ ट्रस्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर। ये मिरर ऑफ ट्रस्ट है आपके ग्लोबल ऑर्डर का। बट यस, व्हेन ट्रस्ट ब्रेक्स, गोल्ड स्पीक्स।
एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज गोल्ड ऑल्सो बेंड। ठीक है ना। तो जहां इसको लगता है कि भाई तू कमजोर, तो फिर ये उठ जाता है, और जहां फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, झुक भी जाता है, साहब गरीब आदमी हूं, मत मारो मुझे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अब आज इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आगे किसी और नई स्टोरी पे, किसी नए एपिसोड में, किसी नई कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे। तो पॉलिटी प्रवाह के इसी कंसेप्ट के साथ आपको मिलेंगे हम, जहां हम करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे उन्हें, और बहुत डिटेल में जाके समझेंगे, है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटी प्रभा। थैंक यू गाइस फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी आउट सो लॉन्ग। थैंक यू गाइस।